दो इम्तिहान जिस पर देश में मचा है घमासान। भविष्य बनाने वाली परीक्षाएं खुद बनी प्रश्न। क्या नीट परीक्षा होगी नीट एंड क्लीन? क्या फुल प्रूफ हो पाएगा एनटीए का परीक्षा तंत्र? शिक्षा मंत्री का भूल सुधार का आश्वासन। पिछले महीना जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो नहीं होनी चाहिए थी। हमारी चिंता बच्चों की मानसिक स्थिति के साथ जुड़ा हुआ है और हम जिम्मेदारी लेते हैं। लीक तंत्र से युद्ध में एयरफोर्स की एंट्री। रक्षा प्लान, पर्चा पहुंचाएंगे एयरफोर्स विमान। सीबीएसई के परीक्षा सिस्टम पर भी सवालों की बौछार। COEMT, the company that did the OSM for your exam, was actually called Globarina. Globarina has carried out this scam twice before in Telangana. To share this video and ask the following questions to the government and the Prime Minister. आज तक पर परीक्षा सिस्टम का पोस्टमार्टम। पेपर लीक पर देश के छात्रों की आवाज। सबसे बड़ा शो, परीक्षा की अग्नि परीक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मामला और मुद्दा इतना संगीन है कि हर किसी का चेहरा उतर जाता है। ये देश की चिंता है। ये परीक्षाओं की अग्नि परीक्षा इस वक्त देश में हो रही है। दो परीक्षा जो केंद्र सरकार और परीक्षा कराने वाले जांच एजेंसीज के लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन चुके हैं, वो है नीट की परीक्षा, जिससे इस देश के भविष्य के डॉक्टर्स तैयार होते हैं, और दूसरी है सीबीएसई की परीक्षाएं। आप कल्पना कीजिए, जिस घर में सीबीएसई का बच्चा एग्जाम दे रहा होता है, उस पूरे घर में लगभग 1 साल तक अव्यवस्थित तरीके से सब कुछ चलता है। बच्चा रात भर जगकर एग्जाम के लिए पढ़ाई करता है, खाना पीना सब भूल जाता है। ऐसी स्थिति हो जाती है, वो कई बार एंजाइटी से गुजरता है, परेशानियों से गुजरता है, तब जाकर वो उस एग्जाम तक पहुंचता है जिससे उसका आगे का भविष्य तय होना है। और एग्जाम का ही कोई ठिकाना नहीं। ऐसी परीक्षा जो छात्रों के भविष्य की बुनियाद बनाती है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। सवाल है कि जब परीक्षाएं ही निष्पक्ष नहीं होंगी तो नया भारत, विकसित भारत, भविष्य का भारत कैसे तैयार होगा? परीक्षाओं में लीक की खबर से देश भर में एक बेचैनी है। न्यायपालिका चिंतित है। नीट की परीक्षा कराने वाले एनटीए को कड़ी फटकार लगा चुकी है, कह चुकी है कि उसने पिछली गलतियों से कुछ सबक नहीं लिया है। संसदीय कमेटी लगातार एनटीए को तलब कर रही है, सवाल पूछ रही है। इस सबके बीच केंद्र सरकार परीक्षाओं की विश्वसनीयता को लेकर भी कम चिंतित नहीं है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट की दोबारा होने वाली परीक्षा की तैयारियों की मॉनिटरिंग का जिम्मा उठाया है। यहां तक कि वायुसेना के विमानों से प्रश्न पत्र पहुंचाने के विकल्प आजमाने पर बात हो रही है। खुद प्रधानमंत्री अब इसमें शामिल हो रहे हैं, और अगर वायुसेना को शामिल करने की बात की जा रही है तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इसी से उम्मीद बनती है, क्योंकि कहा जाता है कि भाई चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, नेता हो, हमें पता नहीं हम उन पर कितना विश्वास कर सकते हैं, लेकिन जब बात देश की सेना की आती है तो वो चंद पैसों के लिए अपने ईमान को नोक पर नहीं रख देते हैं या फिर ईमान बेचने के लिए तैयार नहीं होते। तो मुझे लगता है अब इस मामले में जब इतने असहाय छात्र दिख रहे हैं और उनके माता पिता दिख रहे हैं, तो एक सेना से ही उम्मीद हमारे देश की बनती हुई दिखती है। इस वक्त बेहद खास मेहमान हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर योगेश सिंह जी लाइव आज तक पर जुड़ रहे हैं। योगेश जी, मुझे लगता है कि आप भी उस चिंता में शामिल होंगे जो इस वक्त देश में लाखों बच्चे जिससे गुजर रहे हैं, उनके माता पिता गुजर रहे हैं। आप देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। सबसे पहले तो आपकी नजर से ये समझने की कोशिश करेंगे, जो बेसिक सवाल है जो हमसे जनता भी पूछती है जब हम लोगों के बीच जाते हैं, कि निष्पक्ष जो पेपर्स हैं, जो एग्जाम्स हैं, वो इस देश में मुमकिन है, और अगर है तो कैसे? योगेश जी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है
कि जो घटना हो गई वो दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, और आगे नहीं होनी चाहिए, ये भी ठीक है। तो अभी जो विश्वास का संकट पैदा हुआ है, चाहे वो पेरेंट्स के बीच में हो, विद्यार्थियों के बीच में हो, एजुकेशन फ्रेटर्निटी के बीच में हो, तो सरकार ने अगर एयरफोर्स को इन्वॉल्व करने का तय किया या इस पे विचार किया जा रहा है तो अच्छी बात है कि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ये थोड़ा कम होगा इसके माध्यम से, मुझे ऐसे लगता है। बाकी ये तो बुनियादी बात है कि किसी तरीके से एग्जाम में गड़बड़ ना हो, ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यहां पर क्या था, स्टेक्स हाई थे, जिस कारण से जो कई माफिया ऑपरेट करते हैं, आपने देखा है ड्रग माफिया है, ये लिकर माफिया है, जहां जहां ऐसे ही एजुकेशन में भी एक माफिया है जो कि इसको सिस्टम को बार बार तोड़ने की कोशिश करता है। तो जो पुलिस फोर्सेज हैं उनको इसको सख्ती से निपटना चाहिए, और इस बार एग्जाम्पलरी जो है पनिशमेंट सबको देनी चाहिए, जिससे हिम्मत ना हो कि अगली बार ये कर पाए। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि अभी तो जो एग्जाम होने वाला है अभी अगले महीने जून में 21 तारीख को, वो अच्छे से होगा। सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। मैं तो यही कहूंगा कि विश्वास बच्चे बनाए रखें, फोकस कर रहे हैं अपनी स्टडीज पे, और अच्छे से एग्जाम दें, और आगे जो भी पॉसिबल होगा वो सारे स्टेप्स लिए ही जाएंगे। अच्छी बात है अगर हम आर्मी को या एयरफोर्स को इन्वॉल्व करने की सोच रहे हैं, थोड़ा भरोसा बढ़ेगा। जैसे आर्मी फ्लैग मार्च भी करती है तो भरोसा बढ़ता है, ये वैसी सी बात है इसमें। लेकिन करना तो सब जो लोग इन्वॉल्व हैं उन्हीं को करना है, उनको अच्छे से करना चाहिए ये काम। अब योगेश जी, वाइस चांसलर साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने भी खुद, और मैं इस बात की प्रशंसा करती हूं कि आपने भी बड़ी साफगोई से ये माना कि एक एजुकेशन माफिया इस देश में, जैसे हर क्षेत्र में हम देखते हैं ड्रग माफिया, अब हर क्षेत्र में ऐसा है। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि इस माफिया में कौन लोग होते हैं? क्या वक्त आ गया है कि हम इस देश में कोचिंग सेंटर्स के नाम पर चल रहे उन माफियाओं के गर्दन तक पहुंचे जिन्होंने शिक्षा को एक ऐसा धंधा बना दिया है जिससे उनकी जेबें भर सके, बच्चों का भविष्य उनके लिए चिंता की बात है ही नहीं? देखिए, माफिया जो है, ये तो जो पैसा इन्वॉल्व है, इस कारण से ये माफिया बनता है, पनपता है और बड़ा होता चलता है। इसमें कुछ एजुकेशन के जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन भी होंगे, और बहुत सारे नहीं भी होंगे, बहुत सारे पढ़ाई का भी काम करते होंगे, पर एक वर्ग उनका हो सकता है, कुछ के नाम भी इसमें आ सकते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, ऑर्गेनाइज करने में सहायता करते हैं इसमें। तो कोचिंग की परंपरा से कैसे बाहर निकले, ये अलग एक चिंता का विषय है देश का, कि पूरे एजुकेशन सिस्टम में जब हम एंट्रेंस टेस्ट पे जाते हैं, जहां डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हायर होता है, तो बच्चे कोचिंग पे जाते हैं। तो ये जो डिफिकल्टी लेवल एग्जामिनेशन का है, इसमें भी सोचना चाहिए हमें, क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट जो है वो फिल्ट्रेशन का माध्यम बन गया, जो कि सिलेक्शन का होना चाहिए था। होता क्या है कि देश बहुत बड़ा है, इतने सारे लोग, 22 लाख लोग अगर बैठने हैं तो उनको फिल्टर करना पड़ेगा। तो अब समय आ गया इस पे भी, इसके स्ट्रक्चर पे भी विचार करने की जरूरत है कि हम 2 स्टेज पे जाना चाहिए, 3 स्टेज पे जाना चाहिए, क्या सोच करना चाहिए। तो सरकार करेगी इस पे, पर अभी तो 21 जून तक का फोकस रखना चाहिए कि इस बार का एग्जाम अच्छे से हो जाए, और बाद में फिर आगे स्टेप्स इस पे लेने चाहिए हमको। जी योगेश जी, हम आज तक पर ये सबसे बड़ा कार्यक्रम इसलिए कर रहे हैं, हमने देश भर से छात्रों को जूम के जरिए भी जोड़ा है। छात्र हमारे साथ यहाँ पर भी ऑडिटोरियम में मेरे साथ मौजूद है, अनेकों उनके प्रश्न हैं। लेकिन वीसी साहब, एक बार फिर से आपकी नजर से मैं ये समझना चाहूंगी, क्योंकि आपने भी, अब तो नीट के का ये कई बार हो चुका है जो ये पेपर लीक हो रहा है, आपको क्या लगता है कौन सा वो पॉइंट है जहां पर ये पेपर्स लीक हो रहे हैं? मतलब कौन सी जगह है जिसको प्लग करने की जरूरत है जिससे ये लीकेज रुक पाए? जी, पहले तो सारी की सारी चेन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जरा भी कहीं से भी कमजोर होगी वो नुकसान देगा। पर इस बार जो नई बात निकल कर आई कि टीचर्स इन्वॉल्व हुए, जो जिस तरह से अभी शुरू में खबरें आई हैं और उनमें से अरेस्ट भी हुए हैं बहुत सारे लोग, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ है, जो कि पूरे के पूरे जो टीचर्स की कम्युनिटी है उनके लिए भी शर्म की बात है और दुख की बात है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। पेपर लीक सेंटर से होता था, या इंपर्सोनेशन की कोशिश करते थे, एक की जगह दूसरा बच्चा देता था, सेंटर से पेपर लेकर भाग जाते थे, बाहर पेपर सॉल्व होता था, अंदर लाने की कोशिश होती थी। इस पर सारा ये माफिया काम करता था। पर सोर्स ही, टीचर्स ही लीक करेंगे, ये जो है सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है, सबसे ज्यादा चिंता की बात है कि ये किया। इसकी ये तो किसी ने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कभी हो सकता है कि कुछ टीचर्स का स्तर इस तरह का गिर गया कि उन्होंने इस काम में किया। अगर ये सच है जो खबरें आ रही हैं, मैं मानता हूं कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होगी, तो हर लेवल पे बहुत जो है सतर्क भी रहने की जरूरत है और सख्ती करने की भी जरूरत है, क्योंकि डर से बहुत सारी चीजें ठीक होती हैं।
तो और जो सेंटर्स हैं हमारे जो बनते हैं वहां पर भी चैलेंजेस बहुत सारे रहते ही हैं, क्योंकि ये तोड़ने की कोशिश करते हैं। अभी क्या होता है, जैसे कि चेन्नई सेंटर से पेपर निकाल दिया, कुछ लोग बैठते ही क्वेश्चन पेपर लेकर भाग जाते हैं। उनको क्या होता है, ये करना होता है कि ये क्वेश्चन पेपर कैसे भी बाहर आ जाए, बाहर आता है, सॉल्व होता है और दूसरे सेंटर्स पे जाता है कुछ सॉल्व होके। ये बहुत सालों से ऐसे चलता रहा है, इस तरह का इंपर्सोनेशन का। बाद में उस पर थोड़ी सख्ती हुई, थोड़ा कम हुआ, पर ये मतलब ये चोर पुलिस वाला काम चल ही रहा है, 20 साल से चल रहा है ये। पर इस बार जरा ज्यादा हो गया कि टीचर्स इन्वॉल्व हो गए, ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस पे तो सबको चिंता करनी चाहिए, और मैं मानता हूं कि मैं भी एक टीचर हूं, मेरे लिए बहुत शर्म की बात है यदि टीचर्स इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। वाकई शिक्षक का ऐसा हुआ नहीं कभी। हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ था, और शिक्षकों का जब नाम आता है तो वाकई सिर शर्म से झुक जाता है, क्योंकि आप सब कुछ उसी पर भरोसा करते हैं। मास्टर साहब कहा जाता है उनको। अन्य प्रोफेशंस को लेकर लोग कई बार गुस्से में गाली भी दे देते हैं, लेकिन एक डॉक्टर साहब और एक मास्टर साहब जिसको लेकर हमेशा एक विश्वास, भरोसा, इज्जत, सम्मान लोग देते हैं, वही चरमराता हुआ दिखता है। वीसी साहब, एक सवाल मेरा और है, लेकिन उससे पहले आदित्य एक पटना से हमारे साथ इस वक्त हमारे छात्र जुड़ रहे हैं। आदित्य, आपका क्या प्रश्न है? सर, मेरा प्रश्न ये है कि कब तक ऐसा चलता रहेगा कि स्टूडेंट्स के बारे में कोई सोचता नहीं हुआ, बार बार पेपर लीक होता रहता है, तो क्या गारंटी मिलेगी कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा? बिल्कुल, और आदित्य जो आपने कहा ना, वही मेरा पहला प्रश्न भी था वाइस चांसलर साहब से। मैंने पहला प्रश्न यही किया कि क्या हम उम्मीद रखें कि इस देश में अब ठीक ठाक से, निष्पक्ष तरीके से, बिना लीकेज के एग्जाम्स होंगे भी? और प्रोफेसर साहब, इसी में एक सवाल मैं जोड़ दे रही हूँ, प्रोफेसर साहब इसी में एक सवाल जोड़ दे रही हूँ, उसको भी आप वाइस चांसलर साहब उसका जवाब दे दीजिएगा कि क्या सीबीएसई के रिजल्ट्स में क्या ओएसएम सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने में हमने जल्दबाजी कर दी? क्योंकि अब सोचिए, कुछ बच्चों के पेपर्स जब वो चेक के लिए जा रहे हैं तो उनके पेपर्स धुंधले हैं, मतलब ठीक पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है, या उनके पेपर्स बदल गए हैं, या एनसीईआरटी का वर्ड बाय वर्ड आंसर नहीं है। शिक्षा क्या है? शिक्षा थोड़ा ना कंठस्थ करके उगलने की चीज है, वो तो समझकर लिखने की चीज है, जानने की चीज है। जो भी वर्ड से थोड़ा भी डिफरेंट हो रहा है एनसीईआरटी की किताब से, उसमें मार्क्स कट रहे हैं। तो क्या ओएसएम सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस करने में जल्दबाजी कर दी गई? दोनों प्रश्न के जवाब वाइस चांसलर साहब। हाँ, पहली बात तो यह है कि आप भरोसा रखिए, मुझे लगता है ये पीक आ गया इसका। अब जो है बहुत अच्छे से इस बार इलाज होगा इसका, और आगे ऐसा नहीं होगा, मैं तो ऐसा ही मानता हूं। ये पीक हो गया कि टीचर्स तक इन्वॉल्व हो गए। अब सरकार बहुत सख्ती से निपटेगी इस सारे मामले को, इसलिए भरोसा रखो। मैं सारे बच्चों से भी अपील करूंगा कि भरोसा रखो सिस्टम पे। इसी ने इस देश को इतना आगे बढ़ाया है। अच्छे हमारे देश के बच्चे अच्छा कर रहे हैं हर क्षेत्र में, तो इसी शिक्षा संस्थान और से निकले हैं सारे के सारे। तो भरोसा रखें, अगली बार बहुत अच्छा होगा, इस बार भी कुछ नहीं होगा, मेरा ऐसा मानना है। और दूसरी बात यह है कि जो ओएसएम सिस्टम की आप बात कर रहे हैं कि ओएमआर स्कैनिंग हुई और उससे जो इश्यू आए, वैसे तो ये टेक्नोलॉजी टेस्टेड टेक्नोलॉजी है। बहुत सारी हमारे देश की यूनिवर्सिटी 5-5, 10-10 साल से इसको कर रही हैं। लेकिन अभी सीबीएसई क्योंकि बड़ा सिस्टम है, जब आप छोटे सिस्टम पे कोई चीज लगाते हैं और सक्सेस आती है, और जब बड़े पे लगाते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। मुझे क्या लगता है, बहुत बड़े सिस्टम पे जब लगाया, और क्योंकि ये स्कूल सिस्टम पे लगा, तो ये चैलेंजेस आ गए, और कहीं स्कैनिंग ठीक से नहीं हुई, कहीं टीचर्स ने लापरवाही करी, और टीचर्स ने जब ट्रेनिंग ली होगी तो उतनी सीरियसली ट्रेनिंग भी नहीं ली होगी ऐसा लगता है, और कहीं ट्रेनिंग हुई भी नहीं होगी, ऐसा भी हो सकता है। इसी कारण से शायद ये हुआ। जल्दबाजी तो इसलिए कहना ठीक नहीं होगा कि जब भी कोई चीज लगाते हैं तो वो नया ही होता है, तो चैलेंजेस आ जाते हैं 1-2 बार में, तो वो धीरे धीरे सेटल होते हैं। लेकिन हाँ, बच्चों के भविष्य का मामला है, तो इसको सारे को ना ध्यान से देखना चाहिए, ताकि किसी बच्चे का कोई इसमें नुकसान ना हो। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर और भरोसे का संकट बढ़ेगा। और किया ये बड़े टेस्टेड टेक्नोलॉजी थी, ऐसा नहीं है कि पहली बार ही ऐसा देश में हुआ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आराम से चल रहा है। तीसरी जो आपने अंजना जी बात कही, वो बहुत अच्छी बात है कि ये रोट लर्निंग, हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं कि रोट लर्निंग, रटने को कम करेंगे प्रवृत्ति को। यदि लाइन बाय लाइन कोई चेक करेगा और मार्क्स कम ज्यादा होंगे तो नई चीज होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, समझ के लिखना ही चाहिए। और अगर किसी जो इवेल्युएटर्स हैं उन्होंने किया है तो उनके समझ का फेर है।
मुझे नहीं लगता कि सीबीएसई भी ऐसी अपेक्षा रखता होगा कि जो जो एनसीईआरटी की किताबों में लिखा है वो लाइन बाय लाइन जो बच्चा लिखेगा उसको ज्यादा मार्क्स या पूरे मार्क्स लिखेंगे। पर कई बार बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनकी नासमझी से भी ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन हाँ, हमको रटने की प्रवृत्ति को कम करना है। इसी कारण से समझ को बढ़ाना ये बहुत ही जरूरी है, और इवेल्युएशन सिस्टम अगर उसमें सपोर्ट नहीं करेगा तो सारी जो मेहनत और समझ है वो खराब हो जाएगी। इसलिए बहुत जिम्मेदारी का काम है, शिक्षक बनना ही जिम्मेदारी का काम है, उसके बाद में पढ़ाना उससे बड़ी जिम्मेदारी का काम है, कॉपियों को जांचना और बड़ी जिम्मेदारी का काम है। तो ये हमारे लोगों को भी समझने की जरूरत है कि ये भागते दौड़ते नहीं होता है, ना होना चाहिए। आपकी लापरवाही से एक बच्चे के भविष्य में फर्क पड़ता है, इसकी तो हमको चिंता करनी ही चाहिए। तो मैं सारे टीचर्स से भी अपील करूंगा कि हमको इसको सीरियसली लेना चाहिए, ईमानदारी से ऑनेस्टली करना चाहिए। और ज्यादातर लोग करते ही हैं, पर जो लोग नहीं भी करते उनके लिए भी सीरियसनेस की एक आवश्यकता है। वाइस चांसलर साहब, अगला सवाल मेरा थोड़ा हटके है, एक मां होने के नाते भी है और देश भर में जितने माता पिता देख रहे होंगे उनके नजरिए से भी है। मैंने एग्जाम दिया, अब मेरे एग्जाम में ये स्थिति बन गई कि मुझे पता नहीं मेरा और जो मेरा एस्टिमेटेड नंबर्स है उससे 30, 40, 50 मार्क्स मुझे कम मिल गए। मैं क्या करूं? इस एंजाइटी के लिए जवाबदेही किसी की है इस देश में? इस परेशानी के लिए क्या किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी सर? क्योंकि देखिए, आप इतने सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, कई उनमें से ऐसे होंगे जिनको विदेश में कहीं पर अपना मार्क्स देना है और वहां पे कट ऑफ है कि 85% प्लस अगर आप आए तो आपको जो कंडीशनल एडमिशन था वो दे दिया गया। अब आप क्या मार्क्स उनको देंगे? कई हैं जो देश के अंदर में एडमिशन के लिए सोच रहे हैं। तो जिस एंजाइटी से बच्चा गुजरता है, जिस एंजाइटी से, जिस चिंता से माँ बाप गुजरते हैं, क्या किसी की जवाबदेही नहीं है? नहीं, बिल्कुल है जवाबदेही, बिल्कुल जवाबदेही है। अब आप देखिए, अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रही है कि एवरी इंस्टीट्यूशन शुड बी डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन। धीरे धीरे उस पर जाएं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर कि कॉपी बच्चे को दे देते हैं कि आप ये हमने चेक किए, कॉपी आप देख लीजिए, और उसको टाइम दे देते हैं कि 1 दिन का, और उसके बाद में अगर कोई मार्क्स है तो टीचर और वो उसको देख लेते हैं। लेकिन जहां टीचर और स्टूडेंट में बहुत दूरी है, जैसे सीबीएसई का एग्जाम ही है, या बड़ी यूनिवर्सिटीज जहां एफिलिएशन है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, वहां ये संभव ही नहीं है, ये हो नहीं पाता है। कॉपी दिखाने की प्रथा तो एज ए बेस्ट प्रैक्टिस हमको शुरू करनी चाहिए, करी भी है। लेकिन जब टीचर और उसमें डिस्टेंस इतना है, जानते नहीं है। आप देखिए, आप आईआईटीज हो गई, एनआईटीज हो गई, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे ऐसे हैं, यूनिवर्सिटीज बहुत सारी जो कॉपी दे देते हैं बच्चे को, तो वो प्रॉब्लम मिनिमाइज हो जाती है वहां पे, कि डिस्कशन हो जाता है। आज वो समय आ गया है कि सोचने की जरूरत है कि ये दूरी कैसे कम की जाए ताकि डिस्कशन हो सके। शायद इसीलिए सरकार बहुत गंभीरता से सोचती है कि अब की इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनॉमी दी जाए, ताकि जो टीचर है, जो पढ़ा रहा है, वही पेपर बनाएगा, वही चेक करेगा, विद्यार्थी से उसका अच्छा कांटेक्ट होगा। वर्ल्ड के जितने भी बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं वो यही परंपरा वहां चलती है। पर हम क्योंकि अभी एफिलिएशन वाले इस मोड में देश है और बहुत सारे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि एक्सपेंशन की भी जरूरत होगी और हर एक को ऑटोनॉमी देनी होगी इस काम के लिए, तब इस परंपरा से हम हटेंगे। अदरवाइज ये तो थोड़ा रहने ही वाली है कि जब दूसरा कोई चेक कर रहा है कॉपी, तो उसका अपना पर्सपेक्टिव है, अपनी समझ है, कम ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कॉपी बच्चे को दिखानी चाहिए और उसकी रिवोल्यूशन होनी चाहिए। वो कहता है कि इसमें ये मुझे लग रहा है, वो हमें एक नई लेयर इंट्रोड्यूस करने की जरूरत मैं भी महसूस करता हूं। जी, वाइस चांसलर साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ छात्र यहाँ पर भी हमारे साथ स्टूडियो में आए हैं, 1-2 सवाल हाथ उठाइएगा जिनको पूछना। सर, जितना ध्यान बच्चों की चेकिंग पे दी जाती है, अगर उतना ही ध्यान नीट एग्जाम्स पे भी दिया जाए, अगर क्वेश्चन पेपर्स को लेकर दिया जाए तो। चेकिंग से आपका मतलब है एग्जाम सेंटर्स पे जो चेकिंग? हाँ, उनसे तो उतना ध्यान अगर दिया जाए तो बच्चों की जिंदगी सुधर जाएगी और 1 साल बर्बाद नहीं होंगे उतना। बिल्कुल, छोटे-छोटे। हाँ। सर, मेरा सवाल ये है कि देश में इतनी सारी समस्याएं हैं, विमेन सेफ्टी, एजुकेशन, हेल्थ सेंटर, और उसके बाद में मोदी जी वहां पर मेलोनी को मेलोडी खिला रहे हैं, तो ये आपको लगता है गंभीर प्रश्न है, इसमें आपको ये इशू लाना जरूरी था? मैम, मेरा सवाल ये है कि एग्जाम ठीक कैसे हो? नहीं, देश में इतनी सारी समस्याएं हैं, उसके बावजूद भी क्या आपको लगता है कि देश सच में विश्वगुरु है? वाइस चांसलर साहब, 2 बच्चे मेरे साथ बाहर से भी जुड़े हुए हैं, उनके भी सवाल ले लेते हैं, आप उसका भी जवाब दे दीजिएगा। 2 बच्चे मेरे साथ बाहर से जुड़े हुए हैं। संस्कृति, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। भिलाई से संस्कृति जुड़ी है। जी मैम, ये एग्जाम जैसे रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो इसमें जो फेलियर्स हो रहे हैं, इसके कारण
क्या बच्चों से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि उनके पास सेम मेंटल स्ट्रेंथ रहेगी और सेम करेज वो जुटा पाएंगे हर बार? क्योंकि किसी ने 650 स्कोर किया था पिछले बार, क्या वो सेम कर पाएगा? सेम मेंटल स्ट्रेंथ उसकी रहेगी? और अब तक तो काफी लोग तो दूसरा एग्जाम दिलाने के लिए है भी नहीं हमारे साथ, तो क्या वापस हमें लाइफ दे पाएगी ये सारी टेस्टिंग बॉडीज? क्या हमें ये सब लॉस्ट लाइफ्स वापस मिल पाएंगी? ये क्वेश्चन है वेरी मेरा। वेरी वैलिड क्वेश्चन संस्कृति, और काफी गंभीर सवाल आपने पूछा है। तो वाइस चांसलर साहब, सभी बच्चों की आपने बात सुन ली है, अगर आप जवाब देना चाहें एक एक करके। जी हाँ, देखो ऐसा है कि पहले तो मैं संस्कृति का ही जवाब देता हूं कि अभी ये घटना हो गई। आज मैं मानता हूं कि अब ये वो वापस नहीं लाया जा सकता, वो जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी नहीं हो सकती, लेकिन अब आगे देखने का भी तो वक्त है ना। अभी तो एग्जाम की डेट फिक्स हो गई, उसकी तैयारी करके आप एग्जाम दीजिए, आपको एक अच्छा भविष्य मिलेगा, क्योंकि तैयारी आपकी है, मेहनत आपकी है। बहुत सारे बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। अगर हम अपना समय ऐसे खराब होगा तो हम पिछड़ जाएंगे, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। ये तो सही बात है, नहीं होना चाहिए, कोई भी नहीं कह सकता। ये तो हमारे सिस्टम की कमजोरी आई इसके अंदर कि हम उन ताकतों से ठीक से लड़ ही नहीं पाए जो इस सिस्टम को रोज तोड़ने की कोशिश करते हैं, और उन्होंने तोड़ लिया, वो सक्सेसफुल हो गए। पर इसको इस बार ऐसा इलाज होगा कि ये भी याद करेंगे। पर दूसरी जो बात कही है, अभी नए नए जो सिस्टम्स आएंगे, जब भी हम उनको इंप्लीमेंट करते हैं थोड़ी सावधानी की जरूरत तो होती है। मैं स्लोगन की बात है जो विश्व गुरु की, मैं उसमें इसलिए नहीं जाता हूं स्लोगन में कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है अभी, कि जब लोग कहने लगेंगे कि तो होगा तब होगा। अभी हमें बहुत लंबा जाना है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं अपने बच्चों के लिए तैयार करनी है, और लेकिन एक दिन में ये हो नहीं रहा। लेकिन आप देखो बहुत कुछ बदला है देश के अंदर, ऐसा नहीं कहो सोचो कि बदला नहीं है, बहुत बदला है, बहुत अच्छा हुआ है देश, आगे और अच्छा होगा, और शिक्षा में भी और मजबूती आएगी। इसको ठीक से इसका इलाज भी होगा अब क्योंकि ये पीक आ गया इसका, अब इसका अच्छे से इलाज भी होगा। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ होगा। इंपर्सोनेशन की घटनाएं तो हर एग्जाम में बहुत सारी होती हैं, हम सब जानते हैं, और उनको रोका भी जाता है। कितनी FIR लॉज होती है देश के अंदर। पर ये जो मैं पीक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टीचर्स इन्वॉल्व हो गए इसके अंदर। ये है पीक किसी का दुर्भाग्यपूर्ण होना सोसाइटी का। जब टीचर्स का इतना पतन हो जाए कि वो इसमें इन्वॉल्व हो जाए तो ये डूब मरने की बात होती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो टीचर्स के आचरण से, और ये पीक आ गया। अब इसका इलाज होगा, होना भी चाहिए। मैं भी सरकार से भी और बाकी सबसे भी आग्रह करूंगा, जितनी हमारी एजेंसीज हैं, इसको जल्दी से जल्दी निपटाओ। ये बीमारी का इलाज अब जरूरी है, ये कैंसर है, इसका इलाज बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और वीसी साहब, आपने जो कहा टीचर्स का शामिल होना, मुझे लगता है कि शायद पहले भी होते थे अगर लीक्स होता था, लेकिन पहली बार यहां तक हम लोग पहुंचे हैं, और ये जरूरी है कि अंत तक इसको सील किया जाए। लेकिन कोचिंग की मैं बात कर रही थी, और मुझे लगता है कोचिंग सेंटर्स इस बार भी संलिप्त पाए गए हैं। कई जगह पर कोचिंग सेंटर्स के जरिए ये पेपर्स पहुंचाए जा रहे थे छात्रों को। तो कोचिंग हब जिसे कहा जाता है, कोटा, उस शहर से भावना हमारे साथ जुड़ी हैं। भावना, पूछिए। भावना बोलिए, आपकी आवाज आ रही है जी, बोलिए बोलिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि जिन बच्चों ने सेलिब्रेशन कर लिए हैं, अब उनका क्या, उनके पेरेंट्स का क्या? अब वापस उनका नंबर नहीं आया, डोंट नीड मी। बिल्कुल, धन्यवाद भावना आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही अनेकों छात्र हर जगह से जुड़े हुए हैं, और वाइस चांसलर साहब, सबका वही सवाल है जो मैंने शुरुआत में आपसे पूछा कि अब हमारा क्या, अब हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, क्योंकि उनके लिए या तो इट्स अ लॉस ऑफ अ ईयर, और फिर वो जो उस मोमेंटम के साथ फिर से पढ़ना बहुत मुश्किल लगता है। इनकी हताशा समझ में आती है। प्रोफेसर साहब। हाँ, बिल्कुल सही है, हताशा समझ में भी आती है, परेशानी भी है, लेकिन ऑप्शन नहीं है बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब ऐसे हाथ छोड़ देने से, हिम्मत हारने से तो नहीं होता ना। दुनिया में बहुत सारा संकट आता है, उससे व्यक्ति भी बाहर निकलता है, देश भी बाहर निकलता है। मत सोचो ऐसा, पॉजिटिव रखो माइंडसेट को, अच्छे से दोबारा तैयारी करो, अच्छा होगा। और सरकार जिस तरह से आने वाले समय में एक्शन ले रही है, और मेडिकल की सीट्स भी बढ़ाने की तरफ, काफी मेडिकल कॉलेजेस खोलने पे चल रहा है, तो धीरे धीरे सिचुएशन आएगी। पर उसकी बात इसलिए आवश्यकता नहीं क्योंकि आपके जीवन में वो नहीं आएगा। तो अभी तो अच्छे से तैयारी करके 21 जून का एग्जाम दीजिए, भरोसा रखिए, और अच्छा होगा सब कुछ। ऐसा मानेंगे तो अच्छा लगने लगेगा आपको। बहुत मत सोचिए इस समय, जो हो गया दुर्भाग्यपूर्ण है,
और बहुत ही शर्मनाक है कि टीचर्स इन्वॉल्व हो गए। तभी मैं बोलता हूं ये पीक आ गई, अब इलाज होगा इसका बहुत अच्छे से। चलते चलते वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी के योगेश सिंह साहब, हालांकि ना इन एग्जाम्स को कराने में आपकी कोई भूमिका है, ना इन एग्जाम्स के जो भी इसका तरीका होता है उसमें आपकी कोई भूमिका है, लेकिन बावजूद इसके आपने इस बात के लिए हामी भरी कि छात्रों की जो भी चिंताएं हैं उनको आप एड्रेस करना चाहते थे, उनके सवालों का जवाब देना चाहते थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर योगेश सिंह साहब। और चलते चलते कुछ ऐसा जो आप उम्मीद और प्रेरणा देने के लिए हमारे छात्रों को बोलना चाहें जो आज तक देख रहे हैं इस वक्त, तो जरूर बोलते हुए जाएं। हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप हमारे बच्चे हैं, आपका हित जो है वो हमारा हित है, उससे अलग नहीं है। और अगर देखिए अगर ये ना हुआ होता, पकड़ा नहीं गया होता, आप थोड़ा तो सोचो ना कि हिम्मत करी कि कैंसिल भी किया और आज मान रहे हैं कि हमारी गलती हो गई, सिस्टम में गलती हो गई, तो उससे क्या है कि नहीं तो दूसरे ऐसे बच्चे एडमिशन ले जाते जिनका एडमिशन नहीं होना था, अच्छे बच्चों को एडमिशन फिर नहीं होना था अगर ये पकड़ा नहीं जाता तो ठीक से। तो जो हो गया इसको एक दुर्घटना मान के छोड़ दीजिए, अच्छा सोचिए, ये हमारा देश है, हम सबने इसकी चिंता करनी है, ये खराब करने से तो कुछ नहीं होगा ना, स्वर्णिम भविष्य है हम सबका। मैं आपको मानता हूं कि पॉजिटिव रहिए, भरोसा रखिए और एग्जाम दीजिए, आपको कहीं ना कहीं अच्छा एडमिशन भी होगा। मेरी तरफ से भी मैं और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर योगेश सिंह, वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी के, हमारे साथ जुड़ने के लिए और छात्रों की बातों का जवाब देने के लिए। 4 खास मेहमान हमारे साथ यहां पर भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इससे पहले कि हम इनसे चर्चा करें, हमारे साथ यहां पर डॉक्टर शिखा दरबारी जुड़ी हुई हैं जो कि फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन की। आपके इनसाइट्स बहुत ये रहेंगे, उससे जानकारी मिलेगी। प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और आशुतोष जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। नीट जो री एग्जाम होना है उसके लिए कैसी तैयारियां हैं आप लोगों की, किस तरह के आप लोग बंदोबस्त कर रहे हैं कि जो पिछले महीने हुआ वो दोबारा ना? पिछले महीना जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो नहीं होनी चाहिए थी। हमारी चिंता बच्चों की मानसिक स्थिति के साथ जुड़ा हुआ है और हम जिम्मेदारी लेते हैं। तब भी मैंने कहा था पिछले बार जब मैंने आप लोगों को मिला था और कहा था कि हम जिम्मेदारी लेते हैं, और हम जिम्मेदारी लेते हैं परीक्षा को निर्भुल करने के लिए। आज तक से बातचीत में देश के शिक्षा मंत्री नीट परीक्षा में गड़बड़ी की जिम्मेदारी लेने से कतई नहीं हिचक रहे। वो कहते हैं कि बच्चों को ही मानसिक परेशानी का सरकार को एहसास है, और ये भी कहते हैं कि जब दोबारा परीक्षा होगी तो व्यवस्था अलग स्तर की होगी। 21 जून को री नीट की तिथि तय हुई है। पिछले दिनों में भी नीट की एक प्रोटोकॉल है कैसे ये परीक्षा होगी। इसमें इस बार और मजबूती और स्पष्टता और सुरक्षा की व्यवस्था लाने की आवश्यकता है। ये सारे प्रबंधन के बाद इस बार जो घटना हुई या आगे कैसे ना हो उसकी जिम्मेवारी हम सभी के ऊपर है। बच्चों को थोड़ा तनाव मुक्त करने के लिए, बोझ मुक्त करने के लिए हमने पिछले बार की जो फीस था, जो परीक्षा कैंसिल हुई उसकी फीस हम लौटाएंगे। जो अभी की परीक्षा होगा उसको फीस माफ करेंगे, फीस नहीं लेंगे। तो 21 जून वो तारीख है जिस दिन ये साबित होगा कि नीट के बच्चों को साफ सुथरी परीक्षा का हक दिलाने में तमाम एजेंसियां कितनी कामयाब रही। लेकिन इस वक्त केंद्र सरकार नीट के सुरक्षा चक्र को अभेद्य बनाने में एड़ी चोटी का जोर लगाती दिख रही है। तैयारी हो रही है नीट परीक्षा में वायुसेना को उतारने की, वायुसेना को प्रश्न पत्रों की सुरक्षा सौंपने की, वायुसेना के विमानों से प्रश्न पत्र भेजने की। ये सारी प्लानिंग बड़े लेवल पर हो रही है क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार अब नीट परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए कमर कस चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मोर्चे पर उतर आए हैं। गुरुवार को एक बड़ी बैठक हुई जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में इस संभावना पर विचार किया गया कि प्रश्न पत्रों को सेंटर तक ले जाने के लिए क्यों न वायुसेना के विमानों का इस्तेमाल किया जाए, क्यों न वायुसेना का सहयोग लिया जाए। ये विकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा जाएगा। पीएम मोदी ही इस पर अंतिम निर्णय लेंगे।
सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री 21 जून को होने वाली पुनर्परीक्षा की तैयारियों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं और उन्हें परीक्षा प्रक्रिया से संबंधित हर जानकारी दी जा रही है। केंद्र की इस तैयारी से हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 22 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य का सवाल है, जो खुद इस देश के भविष्य हैं। आज तक ब्यूरो। पहले कैसा अटेम्प्ट गया था और अभी एनटीए से आपका क्या सवाल है? पहला मेरा अटेम्प्ट, मेरा जो सबसे अच्छा स्कोर था वो मेरा नीट में आया था, ये स्कोर 644। और फिर उसके बाद मैं हॉस्टल में रहता हूँ, मैंने अपने नोट्स जो वगैरह थे, जो ड्रेस थी, वो मैं हॉस्टल में छोड़ करके चला गया घर। फिर मैं घर चला गया और अच्छा एग्जाम गया था। मैं सोचा रहा था कि अब कॉलेज जाऊंगा, और फिर हॉस्टल वालों ने हमारे नोट्स भेज दिए। अब मैं सोच रहा हूँ अगले साल की मैं तैयारी कैसे करूँ, अगले एग्जाम मैं दूंगा कैसे। बस इसी के चक्कर में मैं हूँ, अगला मैं पढ़ूँ तो पढ़ूँ कैसे। पूरे साल भर की जो गलतियां थी मैंने वही इकट्ठे करके रखी थी कि एग्जाम से 10 दिन पहले उसको पढ़ूंगा और फिर मैं उसको पढ़ करके एग्जाम देने जाऊंगा, जो कि मैंने किया। अभी पूरी गलतियां लिखी, पढ़ा, फिर एग्जाम से पहले या एग्जाम जस्ट पहले भी मैं पढ़ करके गया, उसको एग्जाम में डिलीवर करके आया। फिर उसके बाद पता चल रहा है पेपर लीक हो गया। बिल्कुल। तो फिर मैं रिदम, और सबसे बड़ी बात यही है कि मतलब बच्चे मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, गलती किसी और की है, भरपाई इनको करनी है फिर से पढ़ाई करके। मतलब इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है आशुतोष जी? तो इसका मतलब है कोई बहुत ऑर्गेनाइज्ड माफिया है जिस पर क्रैकडाउन नहीं हो रहा, और मैं इसके लिए सरकार, और एक नहीं है, मल्टीपल है, मल्टीपल देश भर में है। और अभी 21 मई की बात है, पिछली बार जब यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ था उस पर सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन हुए और सीबीआई ने कोर्ट में जाके क्लोजर रिपोर्ट लगा दी कि पेपर लीक का हमें किसी तरीके का कोई सबूत नहीं मिला। कोर्ट ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को झाड़ लगाई है और कल 30 तारीख को उसकी दोबारा सुनवाई है। मतलब ये तरीका अगर है कि आप इसको अगर गंभीरता से ले रहे थे तो या तो आप पहले कहते कि पेपर लीक नहीं हुआ और उसी समय आप बात कर देते। आपने इन्वेस्टिगेशन किया, आपने ये माना कि पेपर लीक के लिए पैसे दिए गए, फिर भी आपने उस पर क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। तो मेरा कहना है कि इसको सिर्फ स्टैंड अलोन केस ना माना जाए, इसके पीछे निश्चित तौर पर कोई बड़ा माफिया है, कोई बड़ा आदमी है। जब तक उसको आप नहीं पकड़ेंगे तब तक फुल प्रूफ नहीं कर सकते। और मैं वायुसेना के पक्ष में नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? मुझे वायुसेना की क्रेडिबिलिटी पे कोई सवाल नहीं है, लेकिन ये सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। क्योंकि आज आप नीट पे लगा देंगे, कल जो राजस्थान के अंदर एग्जामिनेशन होंगे, एग्जाम तो ठीक से हो जाए। मैं कह रहा हूं अगर ये सिर्फ नीट का प्रॉब्लम है, अगर सिर्फ नीट का प्रॉब्लम तो बात अलग है। हर स्कूल में हर जगह परीक्षा होती, यूपी में होती, तमिलनाडु में होती, केरला में होती, क्या हर जगह अगर इस बार लगाना पड़ेगा तो क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूं कि हर जगह एयरफोर्स लगाएंगे, क्यों नहीं लगा सकते? तब तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को एब्डिकेट ऐसा नहीं है ना कि हमेशा के लिए खत्म। इस एग्जाम के लिए बातचीत हो रही है ताकि जब तक व्यवस्था को ठीक से फुल प्रूफ नहीं किया जा सकता है तब तक इसको करने में क्या दिक्कत है? संगीत रागी जी, उसके बाद में आ रही हूँ मैं। देखिए, कोई एक माफिया तो नहीं है। और आप चले जाइए यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट कॉलेजेस में, आप चले जाइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के आप हॉस्टल में चले जाइए, इलाहाबाद के हॉस्टल में चले जाइए, लखनऊ के हॉस्टल में चले जाइए, आपको पता लग जाएगा। हम लोगों को बार बार आकर के लोग बताते हैं कि क्वेश्चन पेपर ये यहाँ बिक रहा है सर, वहाँ ये है, ये माफिया है। नीट का पेपर या यूनिवर्सिटी के एग्जाम का पेपर? नीट के पेपर जो एनटीए जेआरएफ का पेपर ऑर्गेनाइज करती है उसके बारे में भी, अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन के बारे में भी आप हॉस्टल में चले जाइए, सब बातें बहुत खुल करके होती है। मैं पिछली बार भी जब एनटीए के डायरेक्टर थे उनको मैंने पर्सनली फोन करके बोला था, ये मैं फिर ऑनलाइन आज तक पर बोल रहा हूँ कि साहब पूरे दुनिया को पता हो जाती है, आपको पता नहीं है इन सब चीजों के बारे में। तो उन्होंने कहा सेंटर में, देखिए बहुत सीधी सीधी बात है, कहां से संभावना हो सकती है? एक जो क्वेश्चन पेपर बनाता है, आजकल डर से मुझे कई जगह से एग्जाम क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए मुझे इनविटेशन आता है, मैं जाना बंद कर दिया हूं, ताकि पता नहीं कौन कहां पर करेगा और सारे ठिकरे जो होता है वो हम भी पुलिस के थाने में घूमते हुए नजर आएंगे। एक तो जो क्वेश्चन पेपर बनाता है वो, दूसरा जहां पर क्वेश्चन पेपर की प्रिंटिंग होती है वो, तीसरा जो है वो एनटीए के अंदर के लोग, और चौथा जो है वो जो माफिया घूम रहा होता है जिसका संबंध या तो एनटीए से हो सकता है या टीचर से हो सकता है या फिर प्रिंटिंग पेज तक सीधे चला जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा नेटवर्क काम कर रहा है और ये 2015, 16, 17 मत कीजिए, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मेडिकल एग्जाम जब हुआ था तो वहां पर भी हुआ था, राजस्थान के अंदर हमने देखा था वहां भी होता था, और दोनों के बीच में अंतर करना हम लोगों को बहुत आवश्यक है। जो सीबीएसई में हुआ है वो टेक्निकल ग्लिच है
और ऐसे टेक्निकल ग्लिचेज जो हैं वो आपको दुनिया के हर देश में बहुत अच्छा, अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, सैट पेपर जो है वो 2020 के अंदर ही, उसमें भी ऐसे टेक्निकल ग्लिचेज हैं। आप चाइना के अंदर जाएंगे तो ऐसे न्यूमरस एग्जांपल्स मिल जाएंगे, लेकिन सीबीएसई का मामला जो है वो बहुत खतरनाक है। जुड़ी हुई है, नाम बताइएगा मुझे। जेनी, आपको आवाज आ रही है? जेनी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि जो नीट की प्रिपरेशन होती है वो पूरी 2 साल या बहुत लोगों के लिए उससे भी ज्यादा टाइम लगता है, तो उसके थ्रू आउट जो उनका मेंटल स्टेट रहता है और एंग्जाइटी रहती है और जो उनके एफर्ट्स रहते हैं वो सब भी अभी कैसे अफेक्ट होगा री नीट के वजह से। मैम देखिए, ये जो है पूरा सिस्टम जो है, अगर हम कहेंगे एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो बहुत सेक्रोसेंट होता है। उस सेक्रोसेंट से आई वाज इन द पार्लियामेंट। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये पेपर लीक क्या वहां पर इशू बना था आपके सामने में कभी भी? एनटीए की पूरी वर्किंग का जो है वो एक इशू आया था पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने, और पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा था कि एनटीए की वर्किंग जो है इट्स नॉट इंस्पायरिंग एनी काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। तो अगर हमको उसकी वर्किंग ही सही नहीं लग रही है, लूपहोल देखिए एनटीए की वर्किंग में इस तरह से था कि वहां कंस्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, वहां पे अकाउंटेबिलिटी नहीं आ रही है। और अगर हम यहाँ पे देखें, हम अपनी युवा पीढ़ी के साथ किस तरह का मजाक कर रहे हैं कि जो टीचर था, देखिए यहाँ पे अगर आप चाहें एनटीए का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, उसका आर्किटेक्चर देखिए, या पूरा एनक्रिप्शन का देखिए, या पूरा प्रिंटिंग प्रेस का देखिए, वहां पे कहीं कोई गड़बड़ी नहीं निकली। कहाँ गड़बड़ी निकली है? हमारे शिक्षक के साथ, जिसने पेपर बनाया था, कुलकर्णी जी का जो पूरा नाम आ रहा है कि उन्होंने हाथ से लिख के पेपर बाहर ले गए और इस तरह का किया। तो देखिए, बजट में भी और पार्लियामेंट में भी, हर जगह जहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, एक सेकंड चीज मैं बताना चाहती हूँ। जो उस बच्ची का सवाल था वो बहुत वैलिड और अच्छा सवाल था। वो ये पूछ रही है कि हम बच्चों को तो बड़ा एग्जाम चेक कर लेते हो भाई, यहाँ पहने पैंट भी ऐसे उठा के देख लेते हो। एक सेकंड, टीचर पेपर और पेन लिख के पूरा एग्जाम शीट कॉपी कर रहा है और फिर वो लेके बाहर जा रहा है, किसी को दिख ही नहीं रहा है। नो, सो दिस इज वेयर आई वाज कमिंग कि जब भी इस तरह की चीजें होती हैं, बजट डिवीजन में जो है पूरा आईबी का इंक्वायरी होती है, 360 डिवीजन का पूरा आपका 360 डिग्री उसकी इंक्वायरी होती है, उसके बाद ही किसी को वहां पे बजट डिवीजन में लाया जाता है ताकि बजट लीक ना हो। सेम इज ट्रू फॉर एनी एग्जामिनेशन, कि जब आप एग्जामिनेशन में किसी टीचर को बिठा रहे हैं तो उसका अगर आपने बैकग्राउंड चेक नहीं किया है, अगर वो छोटे से अमाउंट के लिए कंप्रोमाइज हो गया, तो ऐसे टीचर का मैं वहां पे क्या कर रही हूं? सो दिस इज द एनटीए अकाउंटेबिलिटी कि वो उसको। मैडम, एक सवाल है बस आपसे जानकारी ले रहे हैं हम लोग, आप बीच बीच में रुक के सवाल सुना कीजिए। एनटीए के पास ऐसे कोई रूल्स नहीं है भाई, जो एग्जाम का क्वेश्चंस बना रहा है उससे इंपॉर्टेंट कौन है, उसकी चेकिंग के लिए क्या कोई प्रावधान ही नहीं है कि भाई वो क्या लेके अंदर जा रहा है और क्या लेके बाहर आ रहा है? ऐसे घूमते हुए जा रहा है, सवाल लिख रहा है, वहां पे लिखता है, फिर फाइनल करता है, फिर कॉपी करता है और क्वेश्चन पेपर लेकर निकल रहा है, उसकी फिजिकल चेकिंग तक नहीं होती है। आई थिंक यहाँ पे एक हमारा दिस इज अवर वीक लिंक, जहाँ पे कि एनटीए शायद गड़बड़ कर गया कि उसने अपने टीचर के ऊपर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कर लिया कि ये मेरा टीचर जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है उससे मैं कहाँ से उम्मीद करूंगी कि वही क्वेश्चन पेपर को लीक कर देगा। तो शायद यहाँ पे एनटीए से और बच्चों पर भरोसा नहीं है, बच्चों का एक एक चीज चेक करते हैं। अच्छा, उनका भी कीजिए, बच्चों की भी चेकिंग होनी चाहिए ताकि कोई उसका फायदा ना उठा ले। लेकिन टीचर की चेकिंग पूरी होती है। मुझे लगता है कि ये जब एक टेंडेंसी हो गई, एक पैटर्न बन गया कि अभी से नहीं, मैं संगीत की आज से सहमत हूँ, ये 20-25 साल से लीक हो रहे हैं। तो हम ये कहते हैं खाली एक टीचर जिम्मेदार, ये संभव ही नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा माफिया, जब तक उस पर क्रैकडाउन नहीं होगा। आखिर क्यों सीबीआई ने जो नेट और उसका यूजी का एग्जाम था उसे क्लोजर रिपोर्ट क्यों लगाई? कोर्ट को दिखाई पड़ रहा है कि इस पूरे मामले में गड़बड़ी है और सीबीआई को नहीं दिखाई पड़ रहा। कोर्ट ने झाड़ लगाई उसकी 21 मई, अभी एक हफ्ते पहले की बात है। तो जब तक वो माफिया पे क्रैकडाउन, और मेरा साफ तौर पे कहना, ये हिंदुस्तान के अंदर जितने बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं ये सारे के सारे बंद होने चाहिए, सारे बंद होने चाहिए। दरअसल माफिया की जड़ ये है, जब आपने एजुकेशन को प्रॉफिट का धंधा बना रखा है पूरी तरीके से, सिर्फ आपके लिए धंधा, पैसा कमाना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। और उनमें आजकल तो, और उसमें भी एक सेकंड, और उसमें भी आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है।
वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है, और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज हमारे साथ कुछ और छात्र अनंत लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अनंत बोलिए। मैम, हमें ये जानना है कि ये हमारा कैसे कंफर्म हो जाएगा कि इस बार जो हमारी नीट का पेपर होगा वो लीक नहीं होगा। जैसे कि हमारा 2024 में भी पेपर लीक हुआ था बट रीनीट नहीं हुआ था। 25 में उन्होंने ऐसा पेपर सेट कर दिया था कि हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट या हमारे जो टीचर्स है वो तक उस पेपर को इतने टाइम में नहीं कर पा रहे थे। 26 में मैम रीनीट ही हो गया। तो मैम अभी ये क्या कंफर्म है कि मैम ये रीनीट लीक नहीं होगा? और हमारे ऊपर इतना मेंटल प्रेशर है मैम, जिस तरह से हम पहले तैयारी की है वो एफिशिएंसी हमारे अंदर दिख ही नहीं रही है अब। आई टोटली अग्री, मैं आपकी हर बात से सहमत हूं, और मुझे लगता है कि हर किसी को ये फील हो रहा होगा, क्योंकि आप कैसे कॉन्फिडेंस लाएं, और कहीं ऐसा ना हो कि अब गुस्से में ऐसा पेपर सेट कर दिया जाए जिसको कोचिंग सेंटर्स, आप देखिए ना, मतलब कोचिंग सेंटर के टीचर्स को एपिटोम ऑफ नॉलेज माना जा रहा है। ये बच्चा भी कह रहा है कि कोचिंग सेंटर के टीचर भी सॉल्व नहीं कर पाए क्योंकि उनको सवाल पहले से नहीं दिया गया होगा। मैं आपको ये गारंटी से कह सकती हूं, उनमें से आधे टीचर्स ऐसे होते हैं जो आपस में नेटवर्किंग उनकी होती है, उनको ये पता होता है किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, उन क्वेश्चंस को और प्रोबेबल क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को वो सर्कुलेट करते हैं, फिर उनके कोचिंग सेंटर के कुछ बच्चे निकाल लेते हैं, फिर वो अखबार में बड़ा सा अपना इश्तेहार छापते हैं, और इस तरह से शिक्षा इस देश में एक धंधा बन चुका है। अन्ना जी, मैं आपने बहुत सही कहा। एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाले किसी शिक्षक का हो सकता है कि पैकेज जो हो वो 1 करोड़ से ज्यादा का हो, वो 2 करोड़ का भी सालाना पैकेज हो सकता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का पैकेज जानते होंगे, मैक्सिमम 50 लाख होगा साल का, इससे ज्यादा नहीं होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो धंधा है, बता ही सकते हैं, आप प्रोफेसर हैं, शर्माइए नहीं, हमारा भी उन्हीं के बराबर होगा, लगभग 50 लाख के बराबर ही होगा। तो मैं साफ साफ ये कह रहा हूं, कोई एक चूंकि वो एविडेंस मेरे पास नहीं है, एक बिहार के पब्लिक सर्विस कमीशन के एक अधिकारी ने मुझसे कहा, सर आप आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए, और उन्होंने खुल करके कहा कि इतना बड़ा धंधा ये सब कोचिंग सेंटर है, हम लोग इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि कोई ऑनेस्ट आदमी आए और इसका जिम्मेदारी ले, लेकिन हम लोगों को भी डर लगने लगा है कि अब जहां पर कहीं भी लीकेज हो सकता है। बिहार के अंदर, कोटा के अंदर जो कोचिंग माफिया हैं उनके पूरे संपर्क हैं, सभी के संपर्क होते हैं इन लोगों के साथ, और वहीं से पेपर लीक की शुरुआत होती है। तो ये पूरा नेटवर्क इतना बड़ा है, कोई छोटा नहीं है। और मैं फिर आपसे जोरा करके बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, इसमें सारे लोग सम्मिलित हैं, सारे लोग सम्मिलित हैं। कहना बड़ा मुश्किल है, कह नहीं पा रहा हूं, कुछ बहुत सारी चीजें रिटेन करने पड़, अपने आप को करना पड़ रहा है। डरिए मत। नहीं, डरने की बात नहीं है, करना जानबूझ करके कर रहा है, आवाज कोई तो बन रहा है। क्योंकि ये पूरा गिरोह ऐसे काम करता है, आप 2 लाख में, 4 लाख में, 10 लाख में बिक रहा है। ये पूरी जानकारी यदि यूनिवर्सिटी सिस्टम में आप चले जाइए, अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस के हॉस्टल में चले जाइए, ये पता होता है। ठीक है, मैं तो हैरान होता हूं कि कैसे लोगों को नहीं मालूम होता है इन सब चीजों। और इसमें देखिए, एक और जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है उसको हम भूल जा रहे हैं। ये कौन से पेरेंट्स हैं जो एथिकली जो है इतने डिग्रेडेशन है उनके अंदर कि वो अपने बच्चे को 25-25 लाख का पेपर लाके दे रहे हैं, और अपने बच्चे को वो क्या सिखा रहे हैं, वो कैसा डॉक्टर बनेगा, वो कल को डॉक्टर बन के जो है वो मरीज की जान ले लेगा। तो ये जो एक सबसे बड़ा पेरेंट्स का भी है, देखिए हमेशा डिमांड एंड सप्लाई होता है। तो अगर डिमांड नहीं है, अगर मार्केट में कोई अगर पेपर खरीदने को तैयार नहीं होगा तो कोई क्यों बेचेगा। पर इतना बड़ा अमाउंट हो गया है कि कोचिंग का माफिया बन गया है, पूरा ये नेटवर्क का माफिया बन गया है, पेरेंट्स उसमें शामिल है। क्योंकि अगर आप देखिए, जब तक नीट नहीं होता था ना, उससे पहले जो पेरेंट्स हैं वो जाके सीधे मेडिकल कॉलेज में सीट खरीद देते थे अपने बच्चे के लिए। अब क्योंकि नीट मैंडेटरी हो गया है तो वो तो अब सीट खरीद नहीं पा रहे, तो अब उनके पास क्या बचा कि वो इस तरह से इस माफिया को एक स्ट्रेंथन करें ताकि ये पेपर लीक हो और उनके बच्चे को 25 लाख या 50 लाख में पेपर लाके दे दें। आपने सही बात कही है। हालांकि मैं ये मानती हूं कि सारा का सारा ओनस सिर्फ पेरेंट्स पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। ओनस और जिम्मेदारी एनटीए की है कि वो इन एग्जाम्स को ठीक से कराए, और नहीं होता है तो फिर उनके खिलाफ सख्त एक्शन की पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही इस देश के शिक्षा मंत्रालय की है, ताकि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और मतलब कुछ पेरेंट्स
पैसा देकर खरीदते हैं, इसलिए बाकी बच्चों के साथ नाइंसाफी हो जाए, इसकी आप इजाजत देश में नहीं दे सकते हैं। इस खबर पर आज तक की नजर लगातार बनी रहेगी और सारे बच्चों को हम ये अपनी तरफ से आश्वासन देते हैं कि आपकी चिंताएं हमारी चिंताओं का हिस्सा है और ऐसा कुछ भी होने पर हम एक बार फिर आपके साथ खड़े रहेंगे। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।